Hey guys, myself Pradeep Chaurasia. I would like to wish you Happy Independence Day. मेरे प्यारे देशवासियों, मैं प्रदीप चौरसिया आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर स्वागत करता हूं और साथ में सभी देशवासियों को न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हम जो है यहाँ पे 75वें स्वतंत्रता दिवस की चर्चा करने के लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा देश जो प्यारा भारत देश है, ये जो है सन 1600 से 1947 तक गुलाम रहा। लगभग 300 सालों तक हमारा जो देश भारत है ये अंग्रेजों की गिरफ्त में रहा है और हमारे देशवासियों ने तरह तरह की यातनाएं जो है झेली हैं। तब जाके कहीं 347 साल के संघर्षों के बाद हमारा भारत देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ और इस मुक्ति के लिए हमारे बहुत से वीर जवानों ने, बहुत से पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तब जाके हमको कहीं ये जो है ये स्वतंत्रता का ताज प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि जो हमको स्वतंत्रता मिली है क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हम स्वतंत्रता की आड़ में क्या जो काम कर रहे हैं वो जो है हमारे राष्ट्र के हित में है कि नहीं है। हम आज इन सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो भारत देश है ये 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और ये जो आजादी हमको मिली थी ये अंग्रेजों के उपनिवेशवाद से मिली थी, क्योंकि जो हमारा भारत देश था ये जो है 347 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करता रहा और यहाँ के लोगों को तरह तरह की यातनाएं मिलती रही, क्योंकि जो हमारा भारत देश था ये जो है यूरोप का कॉलोनी था। मीन्स जो ब्रिटिश वासी हैं वहां का ये जो है कॉलोनी था, मीन्स उपनिवेशवाद था। और यहाँ पे वहां के लोग आके जो है शासन करते थे, बहुत बुरी तरह अत्याचार करते थे और लोगों को तरह तरह की यातनाएं देते थे। उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, बोलने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक शिक्षा का अधिकार नहीं था। हर तरह के अधिकार को उन्होंने क्या कर दिया था, छीन के रखा था और इनको जो है एक दास बना के रखा था। जो उनकी मर्जी होती थी वो अपने हित के लिए करवाते थे। उनको जो है अपना व्यक्तिगत फायदा जिस काम में होता था, अगर मान लो उनको जो है अफीम की खेती से फायदा होता तो वो सिर्फ अफीम की खेती करवाते थे, या फिर अगर तंबाकू से फायदा होता तो सिर्फ तंबाकू की खेती करवाते थे, नील से फायदा होता तो नील की खेती करवाते। कहने का मतलब यह है कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको अपना व्यक्तिगत लाभ चाहिए था। उसके लिए वो क्या करते थे, वो यहाँ के लोगों को तरह तरह की यातनाएं देके जो है काम करवाते थे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो देश भारत है ये 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और उसी दिन हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया था। और तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि जो भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है वो लाल किले पे ध्वजारोहण करता है और फिर वहां से अपना व्याख्यान देता है, राष्ट्र को संबोधित करता है, वहां से अपने भाषण के द्वारा राष्ट्र को और राष्ट्र के हित में क्या है और राष्ट्र के अनहित में क्या चीजें हमको नहीं करनी है, राष्ट्र हित में क्या करनी है, इन सब चीजों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी हमको बताते हैं। जैसा कि आज सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है सुबह लाल किले पर ध्वजारोहण किया और वहां से उन्होंने व्याख्यान दिया। और तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जो है जो उनका रिकॉर्डेड जो व्याख्यान भाषण है उसको आप लोग सुनिएगा तथा उसमें जो है उनके जो देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ना हम परफेक्ट है ना आप परफेक्ट हैं। शायद ही कोई 100 में 1 लोग या फिर मैं कह रहा हूं कि 100% में 0.01% कोई भी ऐसा होगा जो वो 100% परफेक्ट होगा। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर वो अपना भाषण दे रहा है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट को कलेक्ट करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, नेगेटिव को मत कलेक्ट करिए। मैं अगर एक अध्यापक हूं तो मेरी अच्छाइयों को आप क्या करिए, अडॉप्ट करिए। मेरे अंदर जो बुराइयां उनको आप त्याग दीजिए, मेरी बुराइयों को मत इकट्ठा कीजिए, मेरी जो अच्छाइयां हैं उनको आप कलेक्ट करिए। क्योंकि जो मेरी अच्छाइयां अगर आप उसको कलेक्ट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भी एक अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन अगर आप मेरी बुराइयों को कलेक्ट करेंगे, मेरी जो है बुराइयों को देखेंगे तो सिर्फ आपको बुराइयां ही दिखेंगी, मेरी अच्छाइयां नहीं दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छाइयां देखना है और मेरी अच्छाइयों को इकट्ठा करके, मेरी अच्छाइयों को ग्रहण करके आपको भी एक अच्छा इंसान बनना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। क्या जो आपको स्वतंत्रता मिली है या जो आपको आपकी आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, दैविक भौतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, क्या आप उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहे हैं? आप अपने दिल से पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या मैं उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहा हूं। आप बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पास ये अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, मुझे ये करना है, मुझे बोलने का अधिकार है,
मुझे सुनने का अधिकार है, मुझे यहाँ जाने का अधिकार है, मुझे भाषण देने का अधिकार है, मुझे जो है सभा करने का अधिकार है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतने सारे अधिकार हमारे राष्ट्र ने हमको प्रदान किए हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ आपको यदि इस स्वतंत्रता के मद्देनजर आपके कुछ कर्तव्य भी तो बनते हैं, जो आपको अपने राष्ट्र के लिए क्या करने हैं, परिपूर्ण करने हैं ना। क्या आप उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वो स्वतंत्रता के मद्देनजर बोलते हैं कि आप यहाँ स्वतंत्रता के आड़ में हर एक काम कर रहे हैं, तो क्या ये जो स्वतंत्रता के आड़ में आप काम कर रहे हैं वो जो है सही है कि नहीं है, वो सदुपयोगी है कि नहीं है? यहाँ पे मैं देखता हूं कि आए दिन लोग प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं, राष्ट्रपति जी को गालियां देते हैं। तो आप व्यक्तिगत किसी को गालियां दीजिए, लेकिन आप आपके देश का प्रधानमंत्री है, उस पद की कोई गरिमा है ना, उस पद की कोई गरिमा है। मैं राज्यपाल की बात कर, मैं किसी यहाँ पे किसी व्यक्तिगत पार्टी विशेष को जो है समर्थित नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी विशेष को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस पद की बात कर रहा हूँ। हमारे देश का एक रेप्यूटेड पोस्ट है प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति जी की। मैं देखता हूँ दुनिया भर के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहां पे लोग गालियां देते हैं। क्या ये आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या ये सही है? आप अपने जो आपके राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, किसी अदर कंट्री में जाके नेतृत्व कर रहा है, क्या उसको गालियां देना उचित है? क्या गालियां देना उचित है? अगर उचित है तो सोचिए, अगर आप कभी उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि किस्मत का भरोसा नहीं है कि आज एक आम आदमी है और हमारे संविधान में ऐसा जो है वहां पे विधिवत लिखा गया है कि भारत का कोई भी आम नागरिक किसी भी चुनाव के लिए एलिजिबल होता है, बस उसके पास जो कुछ क्राइटेरिया है वो होनी चाहिए। तो सोचिए, अगर आप उस पद पे पहुंच जाते हैं और आपको वहां पे क्रिटिसाइज किया जाए और आपको गालियां दी जाए, तो कैसा होगा? ये सही होगा? व्यक्तिगत आपको कोई गालियां देगा तो शायद चल जाएगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे देश को कोई कहीं बाहर जाके प्रतिनिधित्व कर रहा है, मेरे देश को कोई जाके प्रेजेंट कर रहा है, और अगर वहां पे लोग उसको गालियां दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है, ये एकदम सही नहीं है, ये एकदम सही नहीं है। हमारे देश का, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करता हूं, तो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है ना वो, क्या उस पद की गरिमा को वो बनाए हुए हैं, तो क्या हमें उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गालियां देना शोभा देता है? हाँ, आप अगर आपको उसकी आलोचना करना है तो प्रॉपर वे करिए ना। आपको एक अच्छा आलोचक बनना है ना, तो आलोचना करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है, सुव्यवस्थित तरीका होता है ना। जरूरी थोड़ी ना कि आप वहां पे अभद्र भाषा का प्रयोग करें। अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ये जो है सिर्फ आप अपने संस्कारों को गाली देंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को गाली देते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप उसको चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अपने संस्कारों को चोट पहुंचा रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने, आपके गुरुजनों ने, आपके बड़े लोगों ने जो आपको संस्कार दिए हैं, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को गाली दीजिए, बिल्कुल नहीं। तो मैं यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कर रहा था कि जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं? आपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि हमको हमारे घर वालों ने पढ़ने के लिए स्वतंत्रता दी है, ये तो हमारा क्या है, ये मौलिक अधिकार है। शिक्षा ग्रहण करना हमारा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या मैं इस स्वतंत्रता के साथ उसका सदुपयोग कर रहा हूं? मुझे जो टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, क्या मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं ना। या फिर एज ए टीचर, जैसा कि मैं अपनी संस्था न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आप लोगों को टीच करता हूं, आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो मैं आप लोगों को हर एक प्रकार की फ्रीडम दिया हूं। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आप उस फ्रीडम का सदुपयोग कर रहे हैं, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी ऐसी कमी है कि मेरे द्वारा दी गई स्वतंत्रता का आप जो है सही से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं? मेरी गारंटी है, अगर आपको किसी प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने आप को एक महान व्यक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने जो स्वतंत्रता आपको दी है, अगर उसका आप 100% अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं आप 90% अगर उसका जो है यूटिलाइज कर ले जाते हैं, तो आपको इस दुनिया का महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको जो दी गई स्वतंत्रता है उसका आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। फिर आपको लोगों में सिर्फ कमियां ही नजर आएंगी, लेकिन आपको कमियों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों पे ध्यान देना है। अगर आप स्वतंत्रता का अच्छे से उपयोग करेंगे और लोगों की सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों को पॉइंट आउट करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको एक अच्छा नागरिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा होना एक अलग की चीज है, पैसा होना एक अलग की चीज है, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनना एक अलग की चीज है।
पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन जो एक अच्छा गुणात्मक व्यक्ति होता है, ये जो मैं गुणात्मक की बात कर रहा हूं, जो गुण की बात कर रहा हूं, वो ये गुण जो है किसी में नहीं होते हैं। आप अपने आप में आज प्रण कीजिए, आज इस स्वतंत्र 75वीं वर्षगांठ पे, आप स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे आप क्या करिए, आप खुद से प्रण करिए, अपनी आत्मा से प्रण करिए कि आज के दिन मैं शपथ लेता हूं कि मैं आज के बाद इस स्वतंत्रता का सिर्फ सदुपयोग करूंगा। मुझे जो अधिकार मेरे राष्ट्र ने सौंपे हैं, उस अधिकार के साथ साथ मेरे जो कर्तव्य हैं, मैं उनका निर्वहन करूंगा, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। क्योंकि अगर हमको हमारे राष्ट्र ने, हमारे संविधान ने कुछ हमको अधिकार दिए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने राष्ट्र, अपने देश के लोगों के लिए मैं कुछ करूं। क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, सिर्फ आप उसका यूज कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे घर में एक बोरी अनाज है, मेरे घर में एक बोरी अनाज है, अब सिर्फ उसमें हम जो अनाज है उसको खाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उस बोरी का जो अनाज है वो खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस बोरी में अनाज जो है वो हमेशा भरा रहे, मतलब कि जो हमारा ये घर है ये धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तो हमको जो हमारे कर्तव्य दिए गए हैं, वो जो कर्तव्य हैं उनका हमको यहाँ पे सच्चाई के साथ पालन करना, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमको पालन करना है। क्योंकि जो अधिकार है, सिर्फ हम अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे, अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जो संसाधन मिले हैं, उसका एक दिन आप उपयोग करते करते, दुरुपयोग करते करते, उपयोग करते करते खत्म कर देंगे और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। अब हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मैं ऐसे नॉर्मली कर्तव्यों की बात कर रहा हूं जो एक इंसान को करना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करिए, कहीं पे भी आप कूड़ा करकट मत डालिए, ठीक है। मैं कहता हूं आज 15 अगस्त का दिन है ना, सबसे पहले आप एक काम करिए, आज शाम तक कम से कम अपने घर के जितने मेंबर हैं सबसे बोल दीजिए एक एक पेड़ लगाए। अगर वो लोग नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम आप तो लगा सकते हैं ना, आप चल फिर सकते हैं, कम से कम एक पेड़ तो लगा सकते हैं। आप अपने देश के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो देश के लिए नहीं, आप ये पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, ये पूरी आप अपनी पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए कर रहे हैं। पेड़ लगा सकते हैं ना ऐसा। दूसरा, पहला मैंने क्या कहा, पहला नंबर आप जाके आज पेड़ लगाइए, यहां पे पेड़ लगाए। दूसरा, कूड़ा करकट ना करें। अगर आपके घर पे, आपके आसपास में कहीं आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आप कोई चीज खा रहे हैं, तो उसका जो रैपर, उसका जो पॉलीथीन निकलता है, उसको आप इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि इधर उधर फेंकेंगे तो कोई जानवर उसमें लगी हुई चीज को खाने के चक्कर में पूरी पॉलीथीन खा लेगा और एक समय आगे कोई जानवर मर जाएगा। तो सोचिए कितना पाप मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना। अगर आप किसी भी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको वहां पे जो पॉलीथीन और रैपर मिला हुआ है उसको अपनी बैग में डाल लीजिए। घर आइए तो जहां पे आपके घर का सारा कूड़ा रखा हुआ है वहां पे रख दीजिए, या फिर आप अपने गंतव्य पे जाके वहां पे जो सारा कूड़ा रखने का स्थान है, जो कूड़ा करकट का जिसको बोलते हैं कूड़ादान, उसमें आप रख दीजिए। फिर वहां से जो कूड़ा की गाड़ी आएगी उसको लेके जाके उसको यथावत स्थान पे छोड़ देगी, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, फिर उसका हमको कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा क्या है, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, क्योंकि जब आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपसे जो छोटे हैं वो आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि टिट फॉर टैट, जैसों को तैसा का एक रूल है, जैसा आप किसी के साथ करेंगे वैसा आपको मिलेगा। मीन्स बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें बबूल के कांटे ही होंगे, आम नहीं फलेगा, जामुन का फल उसमें से नहीं निकलेगा। तो आप अपने बड़ों का सम्मान करिए। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे और तो ये छोटे हैं वो आपका सम्मान करेंगे। जब छोटे आपका सम्मान करेंगे तो एक ऐसे चेन बत्ती चली जाएगी और फिर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान को एक सम्मान की नजर से देखेगा। तो फिर किसी के अंदर यहाँ पे देश की भावना नहीं रह जाएगी, हीनता की भावना नहीं रह जाएगी। दूसरा, आपके अंदर जातिवाद की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबके अंदर सिर्फ एक प्रकार का खून बह रहा है, सबके अंदर लाल कलर का खून बह रहा है। आप लोग जातिवाद की भावना करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे कोई हॉस्पिटल में मर रहा होता है, एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर से ढेर सारी ब्लीडिंग हो गई और उसको ब्लड की जरूरत लगती है, तो आप वहां पे ब्लड बैंक पे ये नहीं जाके कहते हैं कि मुझे हिंदू का खून चाहिए, मुझे मुस्लिम का खून चाहिए। आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड करते हैं कि मुझे ब्लड चाहिए। वहां पे ये नहीं कहते मुझे जो है हिंदू का खून चाहिए, मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू का खून चाहिए। तो आपके अंदर जातिवाद की बिल्कुल भावना नहीं होनी चाहिए। और तीसरा क्या, क्योंकि जो जातिवाद है ये हमारे देश का सबसे बड़ा नसूर है। जो जातिवाद है और जो दूसरा छुआछूत है हमारे देश का सबसे बड़ा नसूर है। ये हमारे देश को दिन प्रतिदिन गर्त में लेके चला जा रहा है। आपके अंदर जातिवाद की भावना नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या है,
छुआछूत, जातिवाद के साथ साथ आपके अंदर छुआछूत की भावना भी नहीं होनी चाहिए। छुआछूत का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जैसा कि हमारे जो है समाज को कई वर्गों में बांटा गया है, तो आज जहाँ पे अब तो खैर चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं, जैसे लोगों के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनके अंदर जो क्वालिफिकेशन और जो एजुकेशन है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो उनके अंदर सोच डेवलप हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर भी ये भावनाएं पनपी हुई हैं और वो घर कर गई हैं। वो पता है क्या बोलते हैं, अरे ये तो मुझसे छोटी जाति का है, मैं इसका छुआ पानी नहीं पीऊंगा। भाई कौन सी दुनिया में तुम जी रहे हो? वो भी तो इंसान ही, उसके अंदर भी तुम्हारे जैसा खून बह रहा है, वो भी तो वही खाता है जो तुम खाते हो। तो ये तुम्हारे अंदर ये भावना कहां से आई? ये भावना तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब भावनाएं रहेंगी तो आप अपने राष्ट्र के हित में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी काम नहीं कर पाएंगे, एक भी काम नहीं कर पाएंगे। और जो अपने राष्ट्र हित में काम नहीं कर पाएंगे तो आपका देश निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ गर्त में जाएगा। और आपका उद्देश्य देश को गर्त में नहीं ले जाना है। हमारा जो देश है इसको हमको डे बाय डे, प्रतिदिन उत्थान करते हुए शीर्ष पे पहुंचाना है। हमारा जो देश है उसका कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश का कर्म ऐसे होना चाहिए। हमारा देश ऐसे, अगर आज यहाँ पे है तो कल यहाँ पे होना चाहिए, परसों यहाँ पे, और एक दिन ये बुलंदियों को छुए। और ये बुलंदियों पे कैसे छुएगा? जब हमारा और आपका उसके साथ सहयोग होगा, उसके साथ अच्छे विचार होंगे तब होगा ना, अच्छे कर्म होंगे तब होगा ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे मैं छुआछूत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग एक समान है, सब भाई बहन है, सब यार दोस्त है, सब क्या है, सब यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना होनी चाहिए कि हम सब एक समान हैं और हम सब भगवान की जो है यहाँ पे बच्चे हैं, हम सब जो है एक समान है। हमको जो है गॉड ने एक जैसा बनाया है, ईश्वर ने हमको एक जैसा बनाया है। तो यहाँ पे जब हमको एक जैसा बनाया है तो भाई मैं बात कर रहा हूं इंसान की, तो कोई भी इंसान ऐसा है जो बोल दे कि मैं गर्भ से नहीं पैदा हूं। हर इंसान ने मां की कोख से जन्म लिया है, ऐसा थोड़ी ना कोई गूगल से डाउनलोड किया गया है, कोई यूट्यूब से डाउनलोड किया गया है। हर इंसान ने मां की कोख से जन्म लिया है, सबने जो है मां के पेट में 9 वर्ष बिताए हैं ना। तो आपके अंदर ये भिन्नता कहां से आ गई? आपके अंदर ये विचार कहां से आ गया, ये छोटा ये बड़ा है, कहां से आया ये विचार? नहीं आना चाहिए ना। ये जो है कुछ राजनेताओं का क्या होता है, कुछ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका एक ये जो है विष है, वो जो तुम्हारे अंदर घोलते हैं और तुम उनके बहकाव में आके ऐसा करते हो। वो बताते हैं कि मैं ये पार्टी बना रहा हूँ, ये व्यक्तिगत जाति विशेष की पार्टी है और ये हमारे अपने लोगों की पार्टी है। अरे जो शुरू में जिसने जो है डिसाइड कर लिया हमारे सिर्फ अपने लोगों के लिए, तो देश हित में क्या काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और जिसने जो डिसाइड किया और तुम उसके बहकाव में आ गए कि अरे ये तो अपना है, ये हमारे लिए करेगा, बिल्कुल नहीं, उसको वोट मत करिए, उसको वोट मत करिए। जिसका एजेंडा सिर्फ ये हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में काम करना है, बिजली पानी शिक्षा ये हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए, उसके लिए हमें जो है सपोर्टिव होना चाहिए, सबके लिए नहीं। जो आके आपको बहकाता है, आपको जो है यहाँ पे लालच देता है, 100 रुपए की लालच देता है, 500 रुपए की लालच देता है। यहाँ पे चुनाव का समय आता है तो लोग लालच में पड़ जाते हैं और फिर अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं। जो हमको मतदान का अधिकार मिला है, आप वहां पे अपने मत का, गुप्त मत का जो है जो अधिकार मिला उसको पालन करिए ना, उसको निर्वहन करिए। उसका निर्वहन करेंगे तभी तो एक अच्छा चुनाव कर पाएंगे ना, अदरवाइज थोड़ी नहीं कर पाएंगे। फिर मैं शिक्षा की बात करता हूं। कुछ सरकारें आती हैं तो अपने व्यक्तिगत विशेष के लिए क्या करती हैं, शिक्षा को एक धंधा बना लेती हैं। धंधा इसलिए बनाती हैं क्योंकि उनको उससे व्यक्तिगत लाभ मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर कोई भी शिक्षा को मद्देनजर, शिक्षा से 1 पैसे का भी समझौता करके अपनी पार्टी का नेतृत्व करता है तो आप उसका तुरंत त्याग करिए, क्योंकि जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो क्या देश को संभालेगा? बिल्कुल नहीं संभालेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ विद्यालय वाले अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या करते हैं, बच्चों को नकल करवाते हैं। तो नकल से क्या होगा भाई? नकल से तो उसके मार्कशीट पे उसके स्कोर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन उसका जो मानसिक विकास है वो रुक जाएगा। कहीं वो 4 लोगों के बीच में वो बात नहीं कर पाएगा। 4 लोगों के बीच में उसको अपनी बातें रखनी होगी तो नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग को तो पहले ही संकुचित कर दिया गया ना, नकल करवा के संकुचित कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे एक सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा कि आपने 2 साल मेहनत की, मान लीजिए आपका 9th में एडमिशन हुआ, 10th में आपका बोर्ड होगा, तो वहां पे आपको 2 साल का
मेहनत करने का समय मिला, आपके घर वालों ने आपको स्वतंत्रता प्रदान की पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि घर वाले आपसे ये भी नहीं कहते कि आप काम करो, वो तो बोलते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, हम उसको काम करने के लिए बोलेंगे तो उस प्यारे बच्चे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने आपको स्वतंत्रता दी हुई है ना। लेकिन आप में से बहुत क्या करते हैं, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया वो आप नहीं करते, अपने आप लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो आप अपने जिस लक्ष्य को साधते हुए साधक बने हुए हैं, आप उसी पे डटे रहिए, खुद को अडिग, स्थिर और अटल बनाए रखिए। क्योंकि जब तक आप अडिग, स्थिर और अटल रहेंगे तब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो गोल है उसकी तरफ, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ केंद्रित रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था शिक्षा की। तो आपके घर वालों ने आपको पैसे दिए, फीस जमा कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको भोजन दे रहे हैं, वो कपड़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या बोर्ड में आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते हैं कि आप किसी भी टीचर या किसी भी व्यक्ति के सामने उनको जाके झुकना ना पड़े कि अरे मेरा बच्चा है, आप इसकी सहायता कर दीजिए, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। कितनी तौहीन है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको डूब बनना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको डूब बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 साल आपके पीछे पैसे बर्बाद किया, उन्होंने अपना समय बर्बाद किया, उन्होंने दिन रात एक कर दी आपकी पढ़ाई के लिए। उन्होंने कड़ी धूप में उन्होंने आपके लिए मेहनत की, बोझा उठाया उन्होंने। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपके खाली शौक पूरे हो रहे हैं, आपको सुविधाएं मिली हुई हैं, सुविधाएं तो आपको उच्च स्तर वाली चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने माता पिता के लिए कुछ करना पड़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप खाली इतना करें, उनको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर दे रहे हैं कि बोर्ड के समय आप वो जाके दूसरों के पैर पड़ते हैं। अरे मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब मैं कक्षा 10 में था तो मेरा सेंटर जहां पे गया था वहां पे कुछ लोगों के पिताजी आए हुए थे और वो अपने से कम एज वाले शिक्षक का पैर छू रहे थे। क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने पैसे फूके थे आपके लिए? यही दिन देखने के लिए उन्होंने आपको स्कूल भेजा था 2 साल? वो जाके पैर छू रहे थे कि अरे सर मेरा बच्चा है, थोड़ा इस पे नजर बनाए रखिएगा, थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। मैं लानत है ऐसे लोगों पर। क्यों आपने, भाई अगर आपको यही करना तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दिए, नाम लिखना तो आता ही है ना, सिग्नेचर तो करना आता है, साक्षर तो आप हो ही गए हैं, क्यों पढ़ेंगे आप? क्यों पढ़ेंगे बताइए मुझे ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्यों पढ़ेंगे? नहीं है ना उत्तर, क्योंकि आपने ऐसा काम ही किया है, तो कहां से उत्तर रहेगा आपके पास? तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। खुद को कितना दिन मूर्ख बनाएंगे? और एक समय ऐसा आएगा लोग आपसे आपकी हैसियत नहीं पूछते हैं, आपसे इतना पूछते हैं कि आपने कितना कमाया है, कितना आपके पास पैसा है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर एक अच्छा ईमानदारी वाला, सच्चाई वाला गुण होगा तो आपका जो गुणात्मक व्यक्तित्व है, जो आपका व्यक्तित्व है वो महान होगा। और आपका जब व्यक्तित्व महान होगा तो आपके आदर्श भी उच्च होंगे, और जब आदर्श उच्च होंगे तो आपसे जो छोटे हैं आपके गुणों को अडॉप्ट करेंगे, आपके गुणों को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, आपसे वो अच्छे गुण को लेंगे। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो अनुयायी हैं वो भी अच्छे बनेंगे, और इस तरह हमारे राष्ट्र का एक अच्छा विकास होगा। तो मैं प्रदीप चौरसिया अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये जो न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं जो है यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग देता हूँ, साथ में मैं ऑनलाइन भी फ्री क्लास देता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो सेशन रहता है वो कैसा रहता है। मेरे जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मेरा पढ़ाने का एक तरीका है, जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ टीचिंग है, समझाने का जो तरीका वो कैसा रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा।